अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान हबीब। इसराइल ईरान जंग में ईरान इस वक्त आखिरी दीवार है जो कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान है, क्योंकि इसराइल का अगला हदफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए कैसे पहले इराक, फिर शाम, फिर मिस्र और उर्दन को फतह किया गया, रजीम चेंज किए गए और अब ईरान को फतह करने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद पाकिस्तान अगला हदफ है, जिसका एतराफ़ नेतन्याहू अपने एक इंटरव्यू में भी कर चुका है। अब कैसे ये सारा जाल बिछाया गया है, इराक से शुरू होने वाली कहानी ईरान तक कैसे पहुंची और ईरान तक पहुंचने का ये खेल इसराइल के उल्टा गले कैसे पड़ा, ईरान ने इसराइल की कैसे कैलकुलेशन को गलत साबित कर दिया, और क्या इसराइल की तबाही में पाकिस्तान ईरान की हिडन हैंड मदद कर रहा है, और फिर क्या पाकिस्तान इसराइल को खुद तक पहुंचने का मौका देगा या ईरान में ही इसकी कब्र खो देगा। ये तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे इस वीडियो में। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। An axis of evil, arming to threaten the peace of the world. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. My dear people should know that we have no shortcomings in delivering an answer to this. नाज़रीन, ज़रा नक्शा देख लीजिए। इसराइल की सरहद उर्दन से मिलती है, उर्दन की सरहद शाम से, शाम की सरहद इराक से, और इराक की सरहद ईरान से जा मिलती है। ईरान के साथ पाकिस्तान की सरहद मिलती है। अब ज़रा तारीख़ के सफ़ात पलटते हैं तो मालूम होता है कि जब किंग हुसैन के साथ उर्दन का इसराइल से अमन मुआहदा होता है तो इसराइल बराह रास्त शाम की सरहद तक पहुँच जाता है और मुसाद वहाँ सरगर्म अमल हो जाता है। शाम में बशार अल असद रुकावट बनता है, चुनाचे वहाँ 14 साल और 3 माह तक खाना जंगी का माहौल पैदा किया जाता है। इस दौरान शाम का फ़िज़ाइया और फ़ौज मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जाती है। मुल्क कर्ज़ों में डूब जाता है, भाई भाई का गला काटता है और बिलाखिर बशार अल असद को चलता किया जाता है। इक़्तिदार पर अल जुलानी इस हालत में कब्ज़ा करता है कि इसराइली जंगी तैयारे जब चाहें शाम की ईंट से ईंट बजा देते हैं और अहले शाम सिर्फ बेबसी की आहें भरने पर मजबूर हो जाते हैं। नाज़रीन, अब ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ इराक बाकी रह जाता है। पहले इराक को असला दिया जाता है, ईरान में खूनी इनकलाब बर्पा करवाया जाता है और फिर अरब और अजम यानी अरबी और फ़ारसी को आपस में लड़ाया जाता है। ये खून रेज़ी 8 साल तक जारी रहती है, ना कोई फातेह होता है और ना कोई मफ्तूह। और हाँ, यही इसराइल जब देखता है कि इराक और ईरान हालत जंग में है तो वो अपने जंगी जहाज़ों के ज़रिए तमूज़ के न्यूक्लियर प्लांट्स पर बमबारी करके इसे तबाह कर देता है, ये कहकर कि इससे इसराइल की अमन और सलामती को ख़तराक लाहक हो सकते हैं। इसके बाद इराक को शह दी जाती है और वो कुवैत पर हमलावर होता है। जैसे ही वो कुवैत की सरहद पार करता है तो नाज़रीन, अमेरिका बहादुर पूरी दुनिया को इकट्ठा करके इराक की ईंट से ईंट बजा देता है, मगर तब भी इराक में कुछ जान बाकी रहती है। फिर यही इसराइल 2003 में अमेरिका को कायल करता है कि इराक ऐसे हथियार बना रहा है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकते हैं। फिर क्या हुआ? फिर इराक बार बार यकीन दहानी करवाता रहा कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो आलमी एटमी तवानाई के इदारे को मुकम्मल रसाई भी देता रहा, मगर इस इदारे के अफराद जासूसी पर मामूर हो जाते हैं। इसके बाद इराक पर तबाहकुन हमला होता है, शिया मलेशिया हरकत में आते हैं, भाई भाई का गला काटता है, इराक की फ़ौज और फ़िज़ाइया मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जाती है, सोने के ज़खायर लूटे जाते हैं और सद्दाम हुसैन को तख्ता-ए-दार पर चढ़ा दिया जाता है। अब पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान सिर्फ ईरान रह जाता है। इसराइली जंगी तैयारे जब चाहें उर्दन, शाम और इराक के ऊपर से बिला खौफ और ख़तर परवास कर सकते हैं, बमबारी कर सकते हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं। फिर 12 जून 2025 का वो लम्हा आता है जब बगैर किसी पेशगी वजह के इसराइल ईरान पर एटमी मराकज़ पर बमबारी कर देता है। ईरान के अहम जर्नैलों और साइंसदानों को इनके बच्चों के सामने खाक व खून में नहला दिया जाता है। धमकी दी जाती है कि ये हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद नहीं कर दिया जाता, क्योंकि इससे इसराइल को ख़तरा लाहक हो सकता है। इसराइल का वज़ीर दिफा धमकी देता है कि अगर ईरान ने जवाबी दिफा का हक इस्तेमाल किया तो तेहरान को जलाकर राख कर दिया जाएगा। ये हमले और जवाबी हमले कई दिन से जारी हैं और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कब तक जारी रहेंगे। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर ईरान भी इसी अंजाम से दो चार हो जाए जिससे शाम और इराक हुए तो फिर खाकिम बदहन।
اسرائیل کے 300-400 جنگی جہاز پاکستان کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کسی بھی وقت بغیر کسی روک ٹوک آ سکیں گے، اور اس پر مستزاد یہ کہ ان کو کھنڈ بھارت کے خواب دیکھنے والے گوبر اچاریہ جیسے لوگوں کی حمایت حاصل ہوگی۔ ان کے اڈے اور رہنما بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور فضا میں ایندھن کی ضرورت تک نہیں پڑے گی۔ تو کیا ہم اس وقت کا انتظار کریں؟ یورپ اور امریکہ کی انسان دوستی، عدل و انصاف کے پیمانے اور دعوے اب صرف نعرے بن چکے ہیں۔ وہ صرف اس وقت چیختے ہیں جب ان کی دم پر پاؤں پڑتا ہے، ورنہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ ناظرین، ہم پہلے سے ہی 2900 کلومیٹر انڈیا کے ساتھ اور 2400 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ 900 کلومیٹر کا بارڈر جو ایران کے ساتھ لگتا ہے وہ دشمن ملک کو دے دے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان ہی کیوں؟ اس کا پس منظر دیکھیں تو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف 2 ہی ایسی ریاستیں ہیں جو کسی آئیڈیالوجی کے اوپر یا کسی مذہب کے اوپر مارز وجود میں آئی ہیں، وہ ہے اسرائیل اور پاکستان۔ دوسری اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو پاکستان کو باقی اسلامک ممالک سے منفرد بناتی ہے وہ ہے اس کا ایٹامک پاور ہونا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایران گرتا ہے تو پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے، اور کون سا ایسا بلاک ہوگا جو پاکستان کی حمایت کرے گا۔ اور یہ ساری چیزیں ایک بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ جو ورلڈ وار 3 کا رونا روتے ہیں اب وہ واقعی قریب دکھائی دیتی ہے۔ اب اس سارے سینیریو کے بعد جو کامن سوال سامنے آئے ہیں ان کے جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ آخر امریکہ کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کا ایران کو کھلم کھلا سپورٹ کرنا اور اس پر امریکہ کا خاموشی اختیار کرنا اپنے ہی اندر ایک سوال ہے۔ چائنا اور رشیا کا ایران کو سپورٹ کرنا اور انڈیا کے پریشر کے باوجود امریکہ کا پاکستان کو پرائیورٹی دینا، کیا ورلڈ آرڈر چینج ہونے جا رہا ہے؟ کیا ایشیا میں امریکہ کا سب سے بڑا اسٹریٹجی پارٹنر پاکستان بننے جا رہا ہے؟ یہی وہ باتیں ہیں جو ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ان سوالوں کے جواب آپ تک پہنچائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ کرنا ہے، جیسا بھی کرنا ہے، ابھی اور اسی وقت کرنا ہے، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ خواجہ آصف صاحب سن رہے ہیں نا؟ پاکستان زندہ باد۔